नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही गंभीर और खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर को यूं तो भगवान के समान दर्जा नहीं दिया जाता, उसके पीछे उसकी मेहनत है। एक व्यक्ति जब किसी बीमारी का शिकार होता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर किसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आते हैं, ऐसे मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर ही उन्हें ठीक करते हैं और एक नई जिंदगी देने का काम भी करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स की महत्वता को हर किसी ने पहचाना। दुनिया ने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात काम करके मरीजों की सेवा की और जान बचाई। डॉक्टर्स के सम्मान में ही हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है और हमारे साथ भी डॉक्टर्स आज मौजूद हैं। डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना काल में किन परिस्थितियों का सामना उन लोगों को करना पड़ा। तो चलिए आज डॉक्टर से सीधा हम संवाद करेंगे और दो खास डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव हैं जो औरैया से सीएमओ हैं। डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इंडिया न्यूज में। साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार हैं जो कोविड इंचार्ज हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज जी, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर मनोज, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। कोरोना काल में सबने देखा किस तरीके से डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत की है। इसके लिए इंडिया न्यूज आपका बहुत आभार व्यक्त करता है और आप दोनों को शुभकामनाएं देना चाहता है डॉक्टर्स डे पर, क्योंकि डॉक्टर्स को हम धरती का भगवान भी कहते हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से कोविड काल में आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है। अपने घर बार की चिंता छोड़कर, अपनी सेहत की चिंता छोड़कर मरीजों की जान को बचाया। किन कठिनाइयों का सामना इस दौरान आप लोगों को करना पड़ा, किन परिस्थितियों में आप लोगों ने काम किया, मैं चाहूंगा आप अपने अनुभव आज साझा करें। डॉक्टर मनोज जी सर, हमारे लिए बहुत ही, और हमने इसको बिल्कुल से किया है। मैन पावर कम होने के बावजूद भी हम लोग लगे रहे और हमेशा डटे रहे। हमें कई बार चुनौतियां आई हैं कि हम मैन पावर की कमी से तो हमेशा जूझ ही रहे थे जी, लेकिन पब्लिक की सपोर्ट की भी कई बार जरूरत पड़ी और बड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं, सड़कों पे निकले हैं, रैलियां निकाली हैं, लोगों से संवाद किए हैं और अब ये सेकंड लहर में जैसे ही सब कुछ सिस्टम किया है, कोई भी आदमी कहीं से भी फोन करे, बेड नहीं मिल रहा उसको तो बेड दिलाते थे हम लोग। रात में 2-2 बजे तक भी फोन आते थे तो उठाते थे और बड़ी खुशी मिलती थी जिसको बेड मिल जाता था, ऑक्सीजन मिल जाती थी। अगर हम फोन कर रहा है हम उसका फॉलोअप भी करते थे, बाद में पूछते भी थे आपका पेशेंट कैसा है और कैसे सुविधाएं मिली है वहां पे। तो बड़ा सेटिस्फेक्शन रहा है और रात दिन लग के हम पूरा जुनून से काम करते रहे ताकि इस महामारी से बचा जा सके, लोगों को बचाया जा सके। और बाकी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं और खूब सुविधाएं दी गई हैं लोगों को। हमने गांव स्तर तक सुविधाएं पहुंचाई हैं और सैंपलिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा, करीब 8 लाख लोगों का सैंपलिंग हमने कराई है यहाँ पे जी बुलंदशहर में। ठीक है जी, यहाँ भी जी 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 ठीक है। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा और विस्तार से जानकारी भी लूंगा आपने किस तरीके से और काम किया और क्या कुछ अभी मौजूदा दौर में स्थिति कोरोना काल में है। ठीक है, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले राधे श्याम केसरी हमारे साथ गोंडा से सीएमओ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राधे श्याम जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले अर्चना जी, क्योंकि आप सभी डॉक्टर्स को सलाम है और जिस तरीके से आप लोगों ने अपने स्तर पर कठिन परिस्थितियों में कम संसाधनों में काम किया, वाकई ये काबिल तारीफ है और डॉक्टर्स का सम्मान हर कोई करता है। आज इंडिया न्यूज ने भी इस प्रोग्राम को डॉक्टर्स डे के दिन इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को हम सम्मान दे सकें और आप लोगों के अनुभव को हम जान सकें कि कैसे कठिनाइयों में आप लोगों ने काम किया, क्योंकि अर्चना जी, घर की जिम्मेदारी होती है और सामाजिक तौर पर भी अपनी सेवाएं देनी है। कैसे इन परिस्थितियों को मैनेज किया गया? नमस्कार पराग जी। और सबसे पहले आज के दिन मैं जो कोरोना की आंधी में जो हमारे चिकित्सक साथ हमसे बिछड़ गए या हम कहेंगे शहीद हो गए, क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई थी वो देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी जी, और उसमें हमारे बहुत से चिकित्सक भाई बहन
जो है उन्होंने कुर्बानी दी है, तो पहले उनको शत नमन और श्रद्धांजलि देंगे हम उनको। उसके साथ ही बच्चों के लिए भी ये बड़े गौरव की बात है कि हम इसमें आए जी, क्योंकि ये हम लोग माँ बाप के लिए, मदर के लिए कि हम लोग को इस पेड़ में वो लाए जिससे कि हम जन सेवा जुड़े और दिल से जुड़े। और कि हमारा औरैया बहुत छोटा जिला है, साधन की भी बहुत, किंतु में बिल्कुल चाहे वो पहली लहर हो बिल्कुल चाहे दूसरी लहर, हाँ दूसरी लहर में हमने अपने बहुत साथियों को खोया है, जिसका हमें बहुत दुख है। और इसीलिए अब हम लोग तीसरी लहर के अंदेशा होने है, चूंकि इसलिए हम लोग अब पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं जी, जो है अपने जनपद वासियों को बचा सकें ज्यादा ध्यान कि नया वायरस आ रहा है, कह नहीं सकते कितनी गंभीरता से ये इन्फेक्ट करेगा बिल्कुल, लेकिन ये है कि हम लोग पहले से सजग हैं और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत मेहनती है, दिन रात मेहनत करती है। हमारे ACMO हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, MOP है, सारे पैरामेडिकल है, हमारा BPMU यूनिट है, BPMU यूनिट है जी, हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे क्लास 4 कर्मचारी हैं, LPs हैं, और हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे सारे कर्मचारी। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम जो है अपने जनपद वासियों की रक्षा कर सकते। ठीक है अर्चना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर राधेश्याम केसरी जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं, बधाई उसकी तरफ से आपको सलाम कि आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में किस तरह से लोगों की सेवा की है। अपने जिले में एक CMO होने के नाते किस तरह पूरी व्यवस्थाओं को आपने संभाला, क्योंकि सर मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, कम संसाधनों में किन कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ा, कैसे इन स्थितियों को मैनेज किया गया? चुनौती बहुत बड़ी थी और जहाँ तक भूमिका का सवाल है, मैं चिकित्सक समुदाय और पैरामेडिकल वर्कर्स के साथ साथ अपने प्रशासनिक विभाग को भी कहना चाहूँगा। उसके अलावा अन्य ने ज्यादा से ज्यादा तत्परता के साथ हम लोगों ने काम किया और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए और लोगों की कठिनाइयाँ हर स्तर पे दूर करने की कोशिश की गई। और इस क्रम में जैसे जहाँ से भी सूचना आती थी, हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ था, जहाँ से कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ था, सूचना की वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर जरूरत है तो दी जाती थी तथा स्टाफ नर्स, हमारी डॉक्टर्स, सभी की टीम जो है लग के उनको एग्जामिन करते थे, देखते थे और उनकी समुचित व्यवस्था करते थे। और बीच बीच में ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ी है। DM साहब ने भी काफी सहयोग किया और उससे संबंधित जितने लोग थे उन लोगों ने भी सहयोग किया और कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के प्रति हम लोग काफी तत्परता के साथ। ठीक है, आप बने रहिए। मनोज जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं सर, क्योंकि हमने देखा था शुरुआत में जब फर्स्ट वेव आई थी तो बहुत ही सीमित संसाधन हमारे पास थे, धीरे धीरे करके हमने उनको बढ़ाया। सेकेंड वेव के दौरान परिस्थितियां और भी ज्यादा विकट हो गई, तो क्या कुछ कठिनाइयां सेकेंड वेव के दौरान फर्स्ट वेव की अपेक्षा आप लोगों के सामने आई और कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज किया आपने? बुलंदशहर की मौजूदा स्थिति अगर पहली वाली स्थिति से हम कंपेयर करें तो अभी आप क्या देख रहे हैं मनोज जी? सर, हमारी जो फर्स्ट वेव थी वो तो अगर सेकंड वेव को हम मानते हैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं। जब एकदम सेकंड वेव हमारी आई तो संसाधन भी हमारे पास कम थे, उसके बावजूद भी हम लोग लगे रहे। हमने अलग अलग L1 स्थापित किए, L2 स्थापित किए और बेड फैसिलिटी बढ़ाते रहे, ICU और मॉनिटर परचेज किए गए। रात दिन हमने अपना ICC कंट्रोल रूम बनाया DM साहब के निर्देशानुसार। उसमें हमने टीम अपनी निर्धारित की है, रात दिन कोई भी कॉल करे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। डॉक्टर्स को हमने डॉक्टर्स की मैन पावर को बढ़ाते हुए बाहर से भी हमने वॉलंटियर डॉक्टर्स लिए उसमें कुछ। और हमारे हर वर्कर को आशा से लेके
मेडिकल ऑफिसर तक सबने इसमें खूब काम किया है। कहीं से भी निगरानी समिति स्थापित की, कहीं से भी कोई भी हमें पेशेंट मिलता था तो उसकी सूचना तुरंत ब्लॉक लेवल पे आती थी, उसके बाद सीएम ऑफिस में जाती थी। तो हम सैंपलिंग कराते थे, उसको मेडिसिन किट दिलवाई हमने और तुरंत ही उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करा के अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो मेडिसिन दिलवा दी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको L1 में, अगर सांस लेने में कोई दिक्कत है तो हम L2 में उसको हमने तुरंत भेजा है जी। स्किल डॉक्टर हमारे पास थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे और कुछ फिजिशियन भी हमारे पास काफी मात्रा में, हमने बाहर से भी कुछ लिए थे लोग। हमने पूरी मेहनत के साथ सेकेंड वेव को कंट्रोल जल्द ही कर लिया है जी। ऑक्सीजन की शुरू में कमी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन से हमें बहुत मदद मिली, डीएम साहब की तरफ से, पीडीओ साहब की तरफ से भी। तो ऑक्सीजन की कुछ ही दिन कमी रही है, उसके बाद हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी सप्लाई हो गई थी जी। तो पेशेंट कोई हमारे यहाँ इस तरह की समस्या नहीं आई कि ऑक्सीजन की वजह से कोई पेशेंट दिक्कत आई हो या बेचारा मिस हैपनिंग कोई हो गई हो। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने में जो हमें टाइम तो लगा है लेकिन बखूबी हमने मैनेज किया जी। ठीक है डॉक्टर अर्चना, क्योंकि ये पेंडेमिक का ऐसा दौर रहा है जिसमें सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता रही है और सामाजिक स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खुद अपने स्तर पर लोगों ने काम किया है। आप लोगों ने भी बड़े जिम्मेदाराना तरीके से अपने काम को निभाया और अपने पद से ऊपर उठकर काम किया एक व्यक्तिगत तौर पर। मैं जानना चाहूंगा जिलाधिकारी स्तर पर या फिर शासन स्तर पर किस तरीके से आप लोगों को सहयोग किया गया और क्या कुछ अड़चनें आपके सामने आई हैं? सर, हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं श्री सुनील कुमार वर्मा जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मैंने देखा कि वो हम लोग के साथ L2 फैसिलिटी में जाते थे, पीपी किट पहन के हम लोग घंटों वहां रहते थे, बैठ जाते थे और हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय भी रहते थे जी। उनका बहुत सहयोग रहा और ऑक्सीजन व्यवस्था में उन्होंने पूरा हम लोग को सहयोग किया, पूरा मैनेज किया ऑक्सीजन व्यवस्था के कारण हमारे पास आसपास से भी मरीज आ रहे थे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट में जिनको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा था वो सब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे थे और हम लोग उनको भर्ती कर पा रहे थे जी। और उसके अतिरिक्त हमें शासन से हमारे विभाग द्वारा बहुत सहयोग मिला। सारे इक्विपमेंट, मेडिसिन, हर चीज सप्लाई हो रही थी, इससे हम लोग को ज्यादा चिंता नहीं और फंड्स भी थे कि अगर हम कोई चीज नहीं है तो हम लोग उसको खरीद ले रहे थे, तो हम लोग को कोई समस्या नहीं हुई। बस ये रहा कि नई बीमारी थी और लोग इसकी जो गंभीरता से हम लोग इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं थे हमारे चिकित्सक जी। और थोड़ा सा इस बात का, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं है, बहुत कम चिकित्सक है, नए नए चिकित्सक है, लेकिन सबने बहुत जुझारू ढंग से काम किया। जो शासन द्वारा गाइडलाइन, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस प्राप्त हो रही थी उसके आधार पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे जी। उसी दौरान हम लोग ने डी डाइमर मशीन भी लगवा ली। हमारे यहाँ BSL लैब भी अब लग रही है। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जिससे हमारा छोटा सा जिला है लेकिन स्वयं समर्थ हो जाए जी। अगर कोई अगली तृतीय लहर आती है उसके लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग को तुरंत ही, जैसे ही मैंने शासन पे से व्हाट्सएप मैसेज किया था हमारे विभाग द्वारा, ACS द्वारा, तुरंत ही हमारे पास डिजिटल पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन आ गई 2-3 दिन के अंदर जी। तो हमारे अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया है और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सहयोग किया है, जिसके कारण हम लोग द्वितीय लहर को कंट्रोल करने में समर्थ हुए हैं। और सारे हमारे कर्मचारी भी जी जान से लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम लोग इस लड़ाई में जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरीके का जज्बा आप डॉक्टर्स का हमने देखा, आप अधिकारियों का हमने देखा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वाकई ये काबिल तारीफ है। और जब ऐसी सिचुएशन हो जिस बीमारी के बारे में कोई जानता ना हो, जो बीमारी नई हो और ऐसी बीमारी हो जिसका नाम सुन के ही लोगों की रूह कांप रही हो, लोग डर रहे हो, वाकई में इन परिस्थितियों में काम करना
बड़ा कठिन है और आप लोगों ने इस परीक्षा को बड़े ही सरल तरीके से पास किया, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और अपना जज्बा दिखाते हुए। डॉक्टर राधेश्याम केसरी जी, क्योंकि सर इस महामारी के दौरान सबसे ज्यादा आवश्यकता रही है जागरूकता की, मैं जानना चाहूंगा गोंडा में किस तरीके से आपने अपने स्तर पर, जिला स्तर पर लोगों को जागरूक किया और किस तरह आपने अपनी टीम को ब्रीफ किया है कि कैसे हम ऐसा कोई माहौल बनाएं, सकारात्मक माहौल, ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी रही है जिसमें लोग पैनिक ज्यादा हो जाते थे, क्योंकि अगर एक घर के अंदर कोरोना प्रवेश करता है किसी एक व्यक्ति में तो बाकी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता रहती थी। तो इस लिहाज से किस तरीके से आपने काम किया सर? हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जी, मीडिया में, पेपर में, और हम लोगों के यहाँ शासन स्तर पे भी बीच बीच में जगह जगह पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा के गाड़ियां घूमती रहती थी और लोगों को संदेश देते रहते थे कि आप जो है 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना के जो भी सावधानियां लेनी है उसको लें, मास्क लगा कर चलें, तथा उसके अलावा जगह जगह पे जैसे निगरानी समितियां जाती थी, वो घर घर पे लोगों को जागरूक करती थी और बताती थी कि कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कोरोना से कैसे बचना है, भीड़ भाड़ के स्थान में नहीं आना है आदि। ठीक है जी, ठीक है मनोज जी, क्योंकि संसाधन बड़े ही कम थे हमारे पास और सेकेंड वेव के दौरान जो हमने अपनी आंखों से दृश्य देखे, सिर्फ एक ही शहर के, एक ही जिले के, एक ही स्टेट के नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी स्थिति रही है कि बेड तक की मारामारी हो गई। ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ज्यादा गिर रहा था सेकेंड वेव के दौरान, दवाइयों की और इंजेक्शंस की कमी हो रही थी, कालाबाजारी तक की इसमें नौबत आ गई, लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी ऑक्सीजन तक की। इस तरीके से सिचुएशन एक पैनिक वाली क्रिएट हो गई थी। तो इन परिस्थितियों को कैसे आप लोगों ने संभाला बुलंदशहर में? और अभी मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो क्या इतने संसाधन हमारे पास हैं कि अगर थर्ड वेव आती है और अपना कहर सेकेंड वेव से ज्यादा या उसी तरह बरपाती है तो हम उनको काबू कर सकें? बिल्कुल सर, शुरुआत में हमें सेकेंड वेव के शुरुआत दौर में आई है, रेमडेसिविर भी सब मिल रहे थे, बाद में हमारे पास खूब आने लगे और हमने उसका एक प्रॉपर तरीके से एमएसडी के थ्रू जो भी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हमने कोविड में दे रखे थे, जो भी वो दिखते थे, हम उनको इजीली प्रोवाइड कराने लगे। शुरुआत में दिक्कत थी कि हम लोग बहुत बिजी थे, सीएमओ साहब कभी नहीं मिल पाए, फील्ड में है या किसी हॉस्पिटल में है। फिर हमने मैनेजमेंट के थ्रू जो भी आता रहा, रेमडेसिविर मिलते रहे, फिर पीडीओ साहब ने ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह वगैरह इन सब चीजों को संभाला। उसकी वजह से हमारा प्रशासनिक विभाग की वजह से बहुत हमें सहायता मिली है, ऑक्सीजन की कमी वहां से दूर हो गई जी। कुल मिला के हमें कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं, उसके बावजूद भी हम संसाधन जुटाते रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने खरीदे काफी मात्रा में और ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगे 1-2 जगह, और डॉक्टर्स जो हमारे पेरिफेरी लेवल पे थे, हमने हर भरसक प्रयास करके सभी डॉक्टर्स को उठा लिया। हमने L1 में स्थापित कर दिया, L2 में स्थापित किया, तो पेशेंट्स को कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई है। और अब थर्ड वेव के लिए हम कंप्लीटली तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए जा रहे हैं तहसील लेवल पे, जिसमें भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है 100 बेड्स हैं, उसमें भी हम लगवा रहे हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन लगवाई जा रही है। डॉक्टर्स और स्टाफ की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको कंप्लीट के पीआईसीयू, हम कई जगह हमने पीआईसीयू भी बनवा दिए हैं, उनमें बेड चल रहे हैं, ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रेन किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। इसका ट्रेनिंग शेड्यूल्स भी हमारे चले हुए हैं, डेली कम से कम 3 बैच की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और गैप एनालिसिस भी हमने कर लिए हैं हर जगह अपनी पीएचसी सीएचसी पे, जो जिस चीज की हमारे यहाँ कमी है गैप एनालिसिस करा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को हमने भेज दिए हैं। वहां से सामान परचेज करके हमारी सीएचसी पीएचसी पे भिजवाए जा रहे हैं। और बाकी हम थर्ड वेव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पहले से ही हमने तैयारी कर रखी है सब कुछ, और अभी भी चीजें मंगाई जा रही हैं, गैप एनालिसिस हो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मनोज जी, आप बने रहिए। अर्चना जी, एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब परिस्थितियां कोरोना वाली थी तो सामान्य बीमारी वाले जो मरीज रहे उनको
कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां, कुछ दिक्कतें अपने इलाज के दौरान देखनी पड़ी हैं, सामना उनका करना पड़ा। तो आपने कैसे औरैया में इन परिस्थितियों को संभाला कि कोरोना काल के दौरान जो कोविड के मरीज हैं उनको भी सही तरीके से इलाज मिलता रहे और जो सामान्य बीमारी वाले मरीज हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आपके जिले में की गई? हम लोग में ऐसा है कि जो कोविड फैसिलिटी थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास मैन पावर बहुत कम थी जी। तो हम लोग ने जो हमारा 100 बेड हॉस्पिटल है चिचौली, उसी में हमने L2 फैसिलिटी के साथ साथ जो है सामान्य ऑक्सीजन बेड भी कर दिए थे। तो वहाँ पे हमने 200 बेड कर लिए थे, क्योंकि आगे 100 बेड का कंबाइंड हॉस्पिटल था और पीछे MCH विंग थी। उसको हम लोग ने कोविड फैसिलिटी में कर दिया था, जिससे कि अन्य चिकित्सालयों में नॉन कोविड के मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, देखे जाते रहें। इसके अतिरिक्त हम लोग ने टेलीमेडिसिन भी थी, जिसमें कि हमारे जो प्राइवेट चिकित्सक भी थे और हमारे गवर्नमेंट के चिकित्सक, उनके नंबर्स हमने सूचना विभाग के द्वारा पेपर में एडवर्टाइज करवा दिए थे जी। और जिसको अगर कोई फोन पे ही अपना कोई परामर्श लेना चाहता था कोई व्यक्ति, तो उनसे कांटेक्ट करके परामर्श लेता था। तो उस कोरोना के दौरान जो है ये टेलीमेडिसिन भी हमारा जो है वो भी काफी सक्सेसफुल रहा और सारे हमारे CHC लेवल और हमारा एक और जिला अस्पताल है 50 बेड का जी औरैया में, वहाँ पे नॉन कोविड मरीज देखे जा रहे चल रहे थे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। पोस्टमार्टम भी चल रहे थे, हमारे पुलिस मेडिको लीगल्स भी चल रहे थे और ट्रीटमेंट भी चल रहे थे, इमरजेंसी भी चल रही। ठीक है, राधे श्याम केसरी जी, अभी अगर मैं गोंडा की बात करूं तो गोंडा में किस तरह से बेड्स की व्यवस्था है, दवाइयों को लेकर क्या कंडीशन है, और साथ ही क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्थाएं गोंडा में आगे के लिए हैं? जी, यहाँ गोंडा में 200 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल अलग विंग भी है जी, और 200 बेड काफी अच्छी संख्या के बेड रह जाएंगे और इसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन लगी हुई है। एक हम लोगों का जो ऑक्सीजन प्लांट है पुराना, उसकी क्षमता थोड़ी कम है, उसके बदले हम लोगों ने अब नया एक प्लांट की क्षमता 1500 लीटर पर मिनट की है। इससे हम लोग मतलब पूरे बेड्स को ऑक्सीजन, और अब ये लगभग सारे कार्य से लेके ऑक्सीजन पाइपलाइन तक ही हैं और थोड़े दिन में आएगा। इस कोरोना काल डॉक्टर्स की कमी शहर में हुई, क्योंकि हमने देखा कि कई डॉक्टर ऐसे जो कोरोना की चपेट में आ गए और उनको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने घर वो नहीं जा सकते थे, बच्चों से नहीं मिल सकते, परिवार वालों से नहीं मिल सकते थे, तो मरीजों की सेवा भी कर रहे थे और का धर्म भी निभा रहे थे, परिवार का धर्म भी निभा रहे थे। और उस दौरान जो डॉक्टर्स बीमार पड़े, क्या इस तरह की स्थिति आप सामने आई कि डॉक्टर्स का है, क्या इस तरीके की मुसीबतों का सामना भी आप लोगों को परेशानी आई, तो कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज किया गया? हमारे यहाँ इस सेकंड लहर में सभी लोग बीमार हुए हैं, बाहर से दूरी बना रखी थी, सब हॉस्पिटल्स में हिला हुआ था। कुछ लोगों ने जिनके यहाँ पे सबके साथ में रहते थे, अगर अपने घर भी जाते थे तो बाहर से बाहर ही बिल्कुल टिफिन ले लिया या फिर खाना ले लिया, कुछ भी, या बच्चों को देखने चले गए। ऐसे भी मार्मिक दृश्य कई बार हमारे बार बच्चों को देख के आना है, हम लोग उनको पूरा ध्यान रखना है। कई बार 3-4 डॉक्टर एक साथ दूसरी CHC जो हमारी दूसरी सुचारू रूप से चलवाई है, और L1 में भी शिफ्टों में चेंज हो, L1 में ये होम स्टे में अलग से करवा दिया गया, होम आइसोलेशन में। तो वहाँ से तो बहुत थी, लेकिन हमने फिर भी उसके बाद भी हम लगे रहे, लड़ते रहे और आज उसको बाहर निकल आए हैं सेकेंड डे। ठीक है, आप तीनों ही लोग मेरे साथ बने रहिए। वक्त छुट से एक ब्रेक हो रहा है, हेडलाइन पर हम नजर डालते हैं, उसके बाद लौटेंगे। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ऑस्ट्रेलिया में योगी मॉडल की ऑस्ट्रेलिया की डेल्टा वेरिएंट को रोकने में योगी सरकार कामयाब, यूके की अपेक्षा।
प्रदेश में आज से 7 जुलाई तक चलेगा वन महोत्सव। सीएम योगी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जगह जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों में करेंगे रोपण। आज दुनिया मना रही डॉक्टर्स डे। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग में कोरोना के खिलाफ जज्बे को इंडिया न्यूज का सलाम। अखिलेश यादव का आज 48वां जन्मदिन। सीएम योगी ने फोन कर दी बधाई। बसपा के बाकी विधायकों ने भी अखिलेश के जन्मदिन पर काटा केक। धीमी पड़ती कोरोना लहर के बीच यूपी में आज से स्कूल खुले। छात्रों के स्कूल जाने पर पाबंदी। केवल शिक्षक और डॉक्टर से हम जुड़कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कठिनाइयों के दौर में किस तरीके से, किन परिस्थितियों में उन लोगों ने काम किया है, क्योंकि जिस तरह जज्बा दिखाया डॉक्टर्स ने, वाकई सबकी तरफ से डॉक्टर्स को सलाम है कि इतनी कठिनाइयों के दौरान, इतनी कठिन परिस्थितियों के दौरान अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए मरीजों की सेवा कोरोना काल में डॉक्टर्स ने की है। और आज डॉक्टर्स डे के दिन लगातार इंडिया न्यूज़ के साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। 3 डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राधेश्याम केसरी जी, अर्चना श्रीवास्तव जी और मनोज कुमार जी। अर्चना श्रीवास्तव जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूँ। कोरोना काल में जैसे अभी मनोज जी जिक्र कर रहे थे कि जब डॉक्टर अपने घर जाते थे तो परिवार वालों से मिल नहीं पाते थे, बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाते थे, दूर से ही केवल बातचीत या इशारों में बातचीत होती थी। तो क्या पारिवारिक जीवन इससे प्रभावित हुआ, और अगर हुआ तो कैसे आपने पारिवारिक जीवन को और अपना जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका धर्म है मरीजों की सेवा करना, उन दोनों को आपने कैसे मैनेज किया? हम लोग के यहाँ बहुत से डॉक्टर संक्रमित हुए, बहुत स्टाफ संक्रमित हुआ, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जज्बा ही था कि जब हम उनको आराम आइसोलेशन में भेजते थे कि आप संक्रमित हैं, 14 दिन आइसोलेशन में रहें, तो और स्टाफ जो ठीक था वो डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी करता था और बहुत जज्बा अच्छा था। उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को, और जिसके कारण हम लोग इतना काम कर सके। और परिवार के संग बात सही है, लेकिन कभी किसी डॉक्टर चिकित्सक ने इस बात पे अफसोस नहीं जाहिर किया कि वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे। सब अपनी ड्यूटी बहुत लगन और मेहनत से कर रहे थे। तो ये मैं नहीं सोचती कि वो सब एक सिपाही की तरह ही लड़ रहे थे। तो ये इस जज्बे को भी हम लोग को मतलब सैल्यूट करना चाहिए कि इसका जज्बा वास्तव में काबिल तारीफ था। और हम लोग भी संक्रमित हुए थे, सब लोग अधिकतर चिकित्सक संक्रमित हुए। और हमारे एक आरबीएस के टीम के, आरआरटी टीम के चिकित्सक आयुष डॉक्टर, वो भी कोविड की चपेट में आए, उनकी डेथ भी हुई जी। तो ये हमारी आशा है, बेचारी गांव गांव जाकर के सर्वे करती थी, आंगनबाड़ी, एएनएम, सबने बहुत अपना योगदान दिया। हमको लगता है कि हम लोग उनके जो भी किया है, हम लोग को उसको बहुत ही वैल्यू देनी चाहिए कि जो भी जिसने भी अपनी क्षमता में बहुत कार्य किया। ठीक है राधेश्याम जी, क्योंकि ये जो दौर रहा है बड़ा कठिनाइयों भरा दौर रहा है,
परिवार को भी देखना है, अपने धर्म को भी निभाना है और उन परिस्थितियों का सामना भी करना है जब मरीज के परिजन अस्पताल में हंगामा करते हैं। क्योंकि कई बार इस तरीके की तस्वीरें, इस तरह की खबरें भी हमारे सामने आती हैं कि जब किसी मरीज की मौत हो जाती है तो परिजन बिफर पड़ते हैं, डॉक्टर्स को बुरा भला कहते हैं। इन सब को भी आप देखते हैं, इन सब का सामना भी आप लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जज्बा, आपका हौसला कम नहीं होता। आप एक बार फिर से एक कदम बढ़ाकर मरीजों की सेवा में जुट जाते हैं। कैसे इन परिस्थितियों को आपने मैनेज किया? और एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इतनी जो हौच पौच की स्थिति थी, क्या टीम मैनेजमेंट जो है वो कैसे आपकी ओर से किया गया जिले के लिए? देखिए, जहाँ तक टीम मैनेजमेंट का सवाल है, लगभग हर व्यक्ति जो टीम में शामिल है वो फुल्ली कमिटेड है और उसके मन में ये भावना जरूर रहती है कि सबसे पहले वो अपने पेशेंट का केयर करे और पेशेंट की समस्याओं को हल करे। बिल्कुल। उसके बाद ही फिर दूसरी बात से आती। उसके अलावा जहाँ तक पेशेंट के अटेंडेंट का सवाल है, वो एक नेचुरल रिएक्शन जरूर है, कभी कभी उसमें गंभीरता भी आ जाती है, लेकिन इन चीजों को हम लोग ये मान के कि ये तात्कालिक था, फिर से दोबारा अपने काम में निपट जाते। जैसा कि मेडिकल कॉलेजेस में अपने ट्रेनिंग के दौरान ये एक प्रेरणा की बात रही। जैसे हमारे टीचर्स कहते थे कि बेटा उस तरह काम करो जिस तरह के ये पेशेंट अगर तुम्हारे घर का होता है या तुम्हारा रिश्तेदार होता है तो तुम उसके लिए काम करते। तो ये बातें आगे कैरी हो जाती हैं और पूरे लाइफ में ऐसा ही करने का लोग प्रयास करते हैं, स्पेशली डॉक्टर। यही है। ठीक है मनोज जी, क्योंकि ये अनुभव सबके लिए बड़ा बुरा रहा है और ये 2 साल ऐसे रहे हैं जिनकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा दौर आएगा जिसमें इतनी ज्यादा स्थितियां विकट हो जाएंगी कि आप 24-24 घंटे, 48-48 घंटे अपने घर नहीं जा पाएंगे। हमने देखा है कि कैसे डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत की है और अपना घर-बार सब छोड़कर मरीजों की सेवा की है। ऐसे दौर में क्या परिवार वालों का दबाव भी रहता है, और अगर रहता है तो कैसे उनको मैनेज किया जाता है? बिल्कुल सर, परिवार का दबाव भी रहा है, लेकिन परिवार ने ही हिम्मत दी है ये सब करने की। क्योंकि जब अपने परिवार को देखते हैं तो दूसरों का परिवार भी हमें याद आता है। तो अपने परिवार को भी सेव करते हुए हमने दूसरे के परिवार को भी बचाया है जी। और दिन रात मेहनत की है कि किसी के परिवार में भी कोई इस तरह की ट्रेजेडी ना हो। अपने स्तर से जिसको भी, जितनी भी जाने हम बचा सकते हैं, जितना भी अवेयर कर सकते हैं लोगों को, हमने किया है और पूरे दिल से काम किया है। कहीं भी कोई भी जरा सी भी सूचना हमें आती थी कि भाई ये लक्षण इसमें है इस तरह के, तुरंत उसके पास निगरानी समिति या उसकी जांच करा के उसको सही सुविधा दिलवाई है। L1 या L2 में हमने भर्ती कराए हैं। बाकी प्रेशर तो कई बार महीनों तक नहीं जा पा रहे हैं, इमोशनल कंडीशन हो जाती थी। घर वाले, बच्चे, छोटे बच्चे, पापा कब आओगे, ये सब सबके साथ ये होता था, सब कर्मचारियों के साथ। लेकिन बस एक जज्बा था, जुनून था, जिससे लगे रहे लोग कि किसी तरह ये त्रासदी निपट जाए। तभी हम अपना उस चीज को भी सुकून महसूस कर सकते हैं, परिवार के पास जाके भी तब ये समस्या नहीं होगी। तो हमने पूरे दिल से लग के इस सेकेंड वेव को हराया है, अभी तो यही कह सकते हैं। ताकि अब थर्ड वेव जब भी आएगी उसके लिए हम कंप्लीटली तैयार हैं और अब भी तैयारियां हमें भी चल रही है। दिन प्रतिदिन जो भी हमें कमी दिखती है उसको हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है अर्चना जी, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम जो दिखा रहे हैं उसे देखकर मुझे एक सवाल जहन में आया है। जो पीपी किट है उसको देखकर ही घुटन होने लगती है, आम इंसान उसको पहन भी नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर घंटों एक ही पीपी किट पहनकर मरीजों का इलाज करते रहे हैं। और खासकर जब गर्मी का सीजन हो और आपको पूरी तरीके से आपकी बॉडी को पैक कर दिया जाए, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे आप लोग करते हैं? सर बस अंदरूनी जज्बा ही होता है, इसके कारण सामना कर पाते हैं बस। और पहन के काम करना और डेटा पहने रखना बहुत कष्टकारी होता है। मैंने भी घंटों पहनी है जी। सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है बेहोश होके गिर पड़ेंगे। लेकिन ठीक है, ये हमारा जो कर्तव्य है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और अपने को सेफ रखेंगे
तभी हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। और इसीलिए ये पहनना भी आवश्यक होता है। तो इसी जज्बे के साथ ही सब लोग काम कर रहे थे। हम लोग सबको यही प्रेरणा दे रहे थे कि आप पहन के रखिए, क्योंकि आप संक्रमित हो जाएंगे तो इनका इलाज कौन करेगा। तो सब पहन रहे थे। फिर बीच में थोड़ी थोड़ी देर 2-2, 3-3 घंटा पहना, फिर जाके थोड़ी देर उतार करके हवा में बैठ जाते थे। फिर आए काम, तो तब तक दूसरे लोग काम करते थे। फिर बारी बारी जाके बस इसी तरह रिलैक्स करते थे, क्योंकि पहन के काम करना बहुत कठिन है। मैंने भी घंटों घंटों पहनी है। बहुत चक्कर आते थे, लगता था बस बेहोश होके गिर ही जाएंगे बस जी। लेकिन ठीक है, कर्तव्य है हमारा, तो हम लोग का कर्तव्य है, तो हम लोग को करना ही है उसको। ठीक है, और बस यही कहना है, और क्या। ठीक है, राधे श्याम जी, क्योंकि ये जो कठिनाइयां रही हैं और जिन परिस्थितियों का सामना आम जनता के साथ साथ आप लोगों ने किया है, उसको देखकर कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल उन नए लोगों के आता होगा जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नए डॉक्टर बने हैं, ट्रेनी हैं, जो नए बच्चे हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर अपना करियर स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों का हौसला आप लोगों ने कैसे बढ़ाया? क्योंकि उनके मन में सवाल आता होगा कि इतनी विकट परिस्थितियां, उनके ऊपर परिवार का दबाव भी रहता होगा और उनके सामने ये सिचुएशन बड़ी नई होगी और बड़ी डराने और हैरान करने वाली होगी। तो कैसे उन लोगों का हौसला भी बढ़ाया जाए? देखिए, ऐसा है कि मेडिकल प्रोफेशन में एक तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ट्रेनिंग होती है, जिसमें जब हम किसी को साथ रखते हैं, जो हमारा जूनियर होता है वो हमसे ही सीखता है, और ठीक हमने भी इसी तरह सीखा है। तो जो हमारे अग्रज रहे हैं, जो हमारे सीनियर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल से ही हार्ड वर्किंग, जैसे कॉलेज में आप सुबह चले जाइए 7 बजे, तो कभी निश्चित नहीं होता कि आप लौटेंगे तो उस समय कितना बजा होगा जी। तो बिल्कुल यही भावना जो है जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर होती है, और जब कोई पत्ता से काम कर रहा होता है तो उससे देख के उनको शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। और बिल्कुल जो जहाँ तक बीमारी का डर का सवाल है, और ये डर तो सभी को रहता है कि कहीं ये बीमारी हमें न लग जाए, और बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाए, फिर भी ये जो डर होता है एक समय के बाद निकल जाता है और फिर से पुनः तैयार होकर आदमी काम पे लग जाता है। जी मनोज जी, बड़ा हौसला चाहिए इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। वाकई में आप लोगों के जज्बे को फिर से हमारा सलाम है। जिस तरह से आप लोगों ने काम किया ये काबिल तारीफ, और इस काम को करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के सामने ना जाने कितने केसेस रोजाना आते हैं, और कोरोना काल के दौरान जब एक के बाद एक लोगों को मरते हुए देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, और आप लोगों की आंखों के सामने वो दृश्य थे। वाकई में बड़ी कठिन परिस्थितियां रही हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं और दर्शकों के लिए उनकी अवेयरनेस के लिए भी आपसे थोड़ी सलाह चाहता हूं। वैक्सीनेशन को लेकर आप बताएं, क्योंकि अभी आप लोगों की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम थर्ड वेव को कमजोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इस संक्रमण को खत्म कर सकते हैं। शुरुआत में वैक्सीनेशन बड़ा धीमा रहा, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति भी बनी थी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें वायरल होती हैं लोग उन पर यकीन बहुत जल्दी करते हैं, उनकी सच्चाई को बिना जाने। तो वैक्सीनेशन को लेकर आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे और वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? जी सर, वैक्सीनेशन ही एक चीज ऐसी है जो हमें थर्ड वेव से बचा सकती है जी, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया है। हम खुद वैक्सीनेट हो गए थे, हेल्थ वर्कर सबसे पहले वैक्सीनेट किए गए थे, और सेकेंड वेव जब आई हम लोग बीमार हुए, तो हम लोग बीमार तो हुए लेकिन पॉजिटिव नहीं हो पाए, या हमारे अंदर इतना वायरस लोड नहीं बढ़ा वैक्सीन की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई थी जी। तो हमारे कई भाई, कई डॉक्टर्स इस तरह से बचे हैं जिन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को करा लिया था, एंटीबॉडी उनकी काफी अच्छी बनी हुई थी, तो उनको एक नॉर्मल फ्लू की तरह होके चला गया है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि वैक्सीनेशन के बारे में जितनी भी भ्रांतियां चल रही हैं सब गलत है। अंडर ट्रायल वैक्सीन थी, WHO खूब मेहनत कर रहे हैं, डेली इस पे थीसिस लिखी जा रही है, डेली एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आपको जो भी
अगर एग्जैक्ट गाइडेंस या गाइडलाइन दी जाती है ICMR की तरफ से, उनको रीड करें, अफवाहों पे न जाएं। वैक्सीनेशन इज मैंडेट, बहुत मैंडेटरी है। हम लोग भी इसके प्रचार प्रसार के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव जाके निगरानी समिति या रैलियां करा के और बैनर्स लगवा के, पोस्टर लगवा के सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लस्टर प्रोग्राम्स बनाए हैं, बल्कि हमारे जिले में बुलंदशहर में CMO साहब के माध्यम से और हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने क्लस्टर प्रोग्राम पहले से ही चला रखा था कि गांव-गांव में जाके वैक्सीनेट करना है लोगों को। तो यही हमारा क्लस्टर प्रोग्राम पूरी यूपी में माना गया है और 1 जुलाई से चालू कर दिया गया है जी। इसमें हमने पूरे ब्लॉक को क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया गया है। एक क्लस्टर में हम करीब 10 से 12 गांव रखते हैं। हम चाहते हैं कि वैक्सीन के बगैर कोई भी आदमी ना रहे 18 से ऊपर जी। जैसे ही गाइडलाइन आएगी 18 से नीचे, हम उसमें भी ऐसे ही लग जाएंगे। चुनौती बड़ी है, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं। अब सेकेंड वेव के बाद लोगों ने समझा है, तो वैक्सीनेशन की गति काफी बढ़ गई है जी। बिल्कुल, लोग खुद भी आ रहे हैं, अवेयर भी हो गए हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा लोगों से कि इसमें हमारी मदद करें, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित कर लें। ठीक है अर्चना जी, क्योंकि कोरोना काल में मानसिक तनाव ज्यादा लोगों के मन में रहा है, क्योंकि जब अपने आसपास, अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को बीमार होता हुआ देखा, और जब टेलीविजन चैनल पर या अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में लाशें ही लाशें नजर आई, लोगों की मौत ज्यादा हुई सेकेंड वेव के दौरान, और स्थितियां ऐसी रहीं कि अगर कोई बीमार पड़ जाता तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती थी। मानसिक तौर पर ये असर कर रहा था कोरोना लोगों के। आप डॉक्टर्स ने भी मानसिक तनाव का सामना जरूर किया है, तो कैसे, मैं चाहूंगा आप अपना अनुभव बताएं, कैसे उस तनाव को दूर किया ताकि लोग भी उससे अवेयर हो और उसको अपनाएं, ताकि लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में, लोगों के दिल में जो डर कोरोना का है उसको हम खत्म कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि इस मानसिक तनाव से बचने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी जी। सावधानियों में ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, हाथों को प्रॉपर्ली धोए बार बार, खाना खाने के पहले भीड़ भाड़ से बचें, और इसके बाद वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि इन सब चीजों से जब हम, इससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम इन चीजों का पालन करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम संक्रमित होने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, यदि घर में किसी को कोई भी जरा सा भी लक्षण होता है तो उसको छुपाएं नहीं। अगर छुपाएंगे बीमारी बढ़ेगी और परिवार में फैल भी जाएगी। तुरंत उसकी जांच कराएं, अपने परिवार की पूरी जांच कराएं, दवा की किट लें और समय से दवा खाना चालू कर दें, जिससे गंभीर लक्षण ना पैदा होने पाए। सारी जांचें जो चिकित्सक बताता है वो कराएं। पैनिक ना हो, पैनिक होने से भी दिक्कत आती है। आप हौसला रखें और उचित समय पे उचित कदम उठाएं, तो इस बीमारी से भी बच सकते हैं जी। क्योंकि बहुत से हमारे देश, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाया, दूरी बनाई और सारे प्रोटोकॉल्स पालन किए और उनका डिजीज स्प्रेड नहीं हो पाई। तो अगर हम लोग भी अपना संयम रखें, व्यवहार में संयम रखें जी। अभी जैसे डिजीज अभी कंट्रोल में है, अब लोगों ने चालू कर दिया कि बिना मास्क के घूम रहे हैं, शादी ब्याह करने लगे। मतलब ये सारी चीजों को कंट्रोल में थोड़ा सा डिजीज, जब उसको कंट्रोल चीजें देखे, हमारा शासन, हमारा सब जगह यही कहा जाता है मास्क लगाएं, दूरी रखें, तब भी लोग पालन क्यों नहीं करते? जब लोग बीमार हो जाते हैं, संक्रमित होकर जब डेथ होने लगती है, तब क्यों मास्क लगाते हैं? पहले से क्यों नहीं लगा सकते? हम क्यों नहीं रख सकते? अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो ही हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपना ये धर्म निभाए कि हमको स्वयं को बचाना है। अगर हम स्वयं बचाएंगे ना, हर जनता अपने को बचा लेगी तो स्प्रेड नहीं होगी बीमारी। दूसरी बात यह है कि वही टाइम से मेडिसिन तो जैसे हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा अगर किसी को ज्यादा मानसिक तनाव है तो हमारे पास काउंसलर्स भी हैं, चिकित्सक भी है,
टेलीमेडिसिन का भी जरिया है, आप उनसे फोन करके परामर्श ले सकते हैं जी। और अपने जो आपकी मानसिक स्थिति है उसका उपचार हो जाएगा, काउंसलिंग के जरिए आपको फायदा होगा। बस यही कहना है। ठीक है, देखो या वैक्सीनेशन को लेकर हो, कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे अवेयर करेंगे, आपकी ओर से संदेश क्या लोगों को दिया जाएगा, कम से कम गोंडा के लोग समझ सकें कि उनके सीएमओ आश्वस्त हैं व्यवस्थाओं को लेकर और उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। देखें, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को यह एहसास करने की जरूरत है कि कोरोना है। जैसा कि मैं सड़कों पे चलता हूँ, कोरोना है, जैसा कि मैं सड़कों पे चलता हूँ तो लोग दिखाई देते हैं बिना मास्क के रहते हैं और लगभग 50% से ज़्यादा लोग मास्क रहित हैं। तो उनको मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि वो मास्क लगा है तो मास्क के साथ ही करें। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी कायम रखना जरूरी है। ठीक है मनोज जी, बहुत ज़रूरी है जागरूक, क्योंकि लगातार लोगों को किया भी जा रहा है और जब डॉक्टर इस बात को कहते हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोरोना आपको होगा वैक्सीनेशन के बाद तो आप इतने ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे कि आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़े, आपको अस्पताल जाना पड़े। इसलिए मैं चाहूँगा आप अपनी तरफ से संदेश लोगों को दें जागरूकता को लेकर और कम से बुलंद करें कि उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आगे जैसे अब तक मेहनत की है आप लोगों ने, लोगों की सेवा की है, आगे भी लोगों का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी जी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही बचाव है। अब ये पॉलिसी है, अगर हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो सारी व्यवस्था हमारी सही रहेगी, क्योंकि ओवरलोड तो किसी भी चीज का खराब है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं, अपने अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर लें रोगों से लड़ने के लिए, ताकि अगर वो बीमार भी होएं तो उनको ये कंडीशन ना आए कि वेंटिलेटर तक जाना पड़े और उन्हें जान गंवानी पड़े। इस बार भी हमने सेकेंड वेव में यही देखा है, जो लोग वैक्सीनेट हुए थे वो लोग ज्यादा गंभीर बीमार नहीं हुए हैं और जल्दी ही रिकवर हो गए हैं। तो मेरी पब्लिक से यही अपील है, बुलंदशहर वासियों से, कि हम लोग बाकी चीजों के लिए हम लोग हैं, लेकिन बस हमारा इतना साथ दे दें कि वैक्सीनेट हो जाएं और हमारा वैक्सीनेशन में हेल्प करें। ठीक है मनोज जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये भी है, वैक्सीन में लोग कंपेयर कर रहे हैं, इस कंपेयर को आप दूर करिए सर, ताकि भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में ना हो। जी सर, वैक्सीन हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन आजकल हमारी चल रही है। दोनों ही वैक्सीन बहुत इफिशिएंट हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक वैक्सीन खराब है एक बढ़िया है, दोनों वैक्सीन इक्वली एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही हैं जी। इससे कोई भी भ्रांति फैलाने वाली चीज नहीं है कि ये बढ़िया है, ये कंपनी की अच्छी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने जिसको अप्रूव किया है वो दोनों चीजें अच्छी हैं, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं जी। इसके बाद ठीक है अर्चना जी, बहुत जल्दी से एक आखिरी संदेश आपका, बहुत जल्दी प्लीज संक्षेप में। मेरा यही संदेश है लोगों से, हम आपकी सेवा के लिए, हमारे जनपद वासी, हम लोग सारी स्वास्थ्य विभाग की टीम आपकी सेवा के लिए है, लेकिन हम चाहेंगे आप लोग अपने को सुरक्षित रखें। हम ये चाहते हैं कि आप लोग संक्रमित ना हो, अपने को हमेशा स्वस्थ रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर राधेश्याम और डॉक्टर मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आप लोगों को बधाई डॉक्टर्स डे पर। लगातार डॉक्टर्स के हौसले को इंडिया न्यूज सलाम कर रहा है। आप बने रहिए।